मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ आज के लेक्चर की। तो ये आ गई हमारे पास स्लाइड्स। जी बेटे, स्लाइड्स सबको शो हो रही है। मरियम, कायनात, बेटे स्लाइड्स आपको शो हो रही हैं? ओके बेटा। बेटे आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है मरियम? बेटा अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर ही डिस्कस किया था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में पहले हमने ह्यूमंस के बारे में स्टडी किया, ह्यूमन एयर्स के बारे में, ह्यूमन विजन के बारे में, एंड ह्यूमन टचिंग कैपेबिलिटी लाइक, एंड HCI की जो डिसिप्लिन्स हैं उन पे हमने थोड़ा सा जो है वो फोकस किया कि इन सब में HCI का क्या रोल है। बेटे जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मेमोरी को डिस्कस किया था, ठीक है। हमने 3 तरह की मेमोरी देखी थी। हमारे पास जो मेमोरी आ रही हैं वो 3 मेमोरी आ रही हैं। फर्स्ट वन हमारे पास सेंसरी मेमोरी आ रही है, सेकंड वन हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी आ रही है, एंड थर्ड वन बेटे हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी आ रही है। बेटे इन तीनों के बारे में हम लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा इन्हीं पर था, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें जो है वो स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो इनसे रिलेट कर रहा है, तो मैं ये थोड़ा सा फिर आपको ना रिकॉल करवा दूँ। तो बेटा सेंसरी मेमोरी ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं जो कि हमारे सेंसेस जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लाइक सेंसेस हमारे क्या क्या हैं? हमारा देखना जो है, हमारा सुनना जो है, हमारा टच करना, हमारा टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे सेंसेस में आ जाती हैं। बेटे हमारी जितनी भी ये सेंसेस हैं, इंसान की जो हिस्स है उसके अगेंस्ट जो है मेमोरी एलोकेट हुई भी होती हैं। जिस तरह से अगर हमारी देखने की विजुअल स्टिमुलाई है तो बेटा उसके लिए आइकॉनिक मेमोरी है। अगर हमारे पास लाइक डिफरेंट सेंसेस हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सेंसेस जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। लाइक विजुअल देखने के लिए हमारी आइकॉनिक मेमोरी है, इसी तरह से जो हमारे पास अदर मेमोरीज आ रही होती हैं उसमें इकोइक मेमोरी है एंड हैप्टिक मेमोरी है, ठीक है। लाइक इस तरह से जो हमारे पास मेमोरी सेंसेस को स्टोर करने के लिए यूज़ की जा रही हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। देन बेटे हमने चंक्स के बारे में किया कि जब ह्यूमन जो है वो बेटा सेंसेस पे जब हम अटेंशन देते हैं, सेंसेस पे जब फोकस करते हैं तो बेटे वो हमारी सेंसेस जो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी पे। लाइक आपके सेंसेस हैं, आप किसी गैदरिंग में हैं तो लाइक आप कोई वॉइस सुनते हैं, कोई आवाज़ जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उस पर अटेंशन देते हैं, तो बेटे जो हमारी सेंसरी मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी बेटा टेम्परेरली मेमोरी होती है जिसमें 7 प्लस माइनस 2 बेटा ये स्पेसिफिक वैल्यू है। इतने चंक्स जो हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो स्टोर कर सकती है। लाइक आपके पास नंबर्स हैं काफ़ी सारे, तो उन नंबर्स को एक सीरीज़ में एक सीक्वेंस में लर्न करना मुश्किल है, उसको रिमेंबर करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि उसके चंक्स बना लेते हैं। 7 प्लस माइनस 2 बेटा ये रेंज है जिसमें रहते हुए शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो चीज़ों को रिकॉल कर सकती है। एंड देन बेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो जब हम वही एक्शन वही एक्सरसाइज दोबारा से परफॉर्म करते हैं तो बेटा यानी कि वो हमारी रिहर्सल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब हम एक ही प्रैक्टिस को बार बार करते हैं, एक ही एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं तो बेटे वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। बेटे लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो टेम्परेरली मेमोरी होती है जो ज़्यादा टाइम के लिए हमारे माइंड में जो है वो स्टोर रहती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम के लिए ऐसी मेमोरी जो कि हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए रहती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जिसको आप लाइक ईयर्स और मंथ्स के अकॉर्डिंग भी अपने माइंड में रख सकते हैं। लाइक इसकी हमने फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी थी, एपिसोडिक एंड
सिमेंटिक बेटा तो एपिसोडिक जो है लाइक उसमें एपिसोड वाइज जो है वो हम उसमें चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और सिमेंटिक में बेटा जो हमारी लर्निंग है, बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो सिमेंटिक मेमोरी आ जाती है बेटा, उसमें जो है वो डिफरेंट हमारी इनहेरिटेंस आ जाती है, रिलेशनशिप आ जाते हैं, जिसकी बेस पर हम जो है वो सिमेंटिक जो है अपनी इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। इसको बेसिकली हम कहते हैं कि सिमेंटिक जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के दरमियान जो रिलेशन है, जो इन्फ्रेंस को सपोर्ट करता है, वो हमारे सिमेंटिक मेमोरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। बेटे यहाँ तक हमारा प्रीवियस लेक्चर था और नेक्स्ट वन हमारा यहाँ से लेक्चर शुरू हो रहा है। तो बेटे यहाँ पे जो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो एक सिमेंटिक नेटवर्क जनरेट करती है। बेटे सिमेंटिक नेटवर्क कैसे जनरेट होता है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूँ बेटे, कि जो अच्छा बेटे, जो हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क होता है ना, उसमें हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने नेटवर्क को जो है ट्राई टू गिव अ शेप ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम अपने जो डाटा है उसको एक शेप में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या करते हैं, ट्राई टू गिव अ शेप ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क। बेटा अब हमारे पास इसमें सिमेंटिक नेटवर्क में क्या क्या मकसद है हमारा इसको करने का, कि हम डेटा स्ट्रक्चर की तरह इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। कि जो हमारे पास जितना भी डेटा आ रहा है, जब हमने उसको बेटे लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मेमोरी में रखना है, तो उसको किसी एक पैटर्न पे, किसी एक ऑर्गेनाइज करेंगे, या कि उसको एक मैनेजेबल वे में लेके आएंगे, तो बेटे देन हम उसको लॉन्ग टर्म अपनी मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं। और बेटे उसको रिट्राइव करना भी आसान होगा, ठीक है। रिट्राइव करना किस तरह से आसान होगा, कि चीज़ें जो हैं वो आपस में रिलेट करती जाएंगी वन बाय वन, एंड देन वो एक पूरा जो रिलेशनशिप होगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क होता है। तो बेटे यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो एक स्पेसिफिक डॉग की एक क्लास है, ठीक है। तो बेटे डॉग जो है वो बार्क करता है, डॉग की 4 लेग्स हैं, एंड देन डॉग इज़ शिप डॉग। ये फर्दर जो है वो डॉग की टाइप आ गई कि शिप डॉग भी हो सकते हैं। एंड देन बेटा डॉग है, हैज़ टेल, डॉग की एक टेल है। एंड देन डॉग इज़ एनिमल, ऑब्वियसली डॉग जो है वो एक एनिमल है। एंड देन एनिमल से फर्दर चीज़ें जो है वो रिलेट कर रही हैं, ब्रेथ एंड मूव। एनिमल जो है वो सांस लेते हैं और मूव करते हैं। Dog is hound, and track, and horned is bagel। लाइक इस तरह से बेटे, लाइक हमारे शिप डॉग है, एंड देन कुली है, कुली इज शिप डॉग। कुली साइज इज मीडियम, कुली कलर इज ब्राउन वाइट ब्लैक, एंड कुली इज इनहेरिट लेजी, एंड इंस्टेंस इज शेडो। तो बेटे ये चीज़ें जो है ये आपको एक सिमेंटिक नेटवर्क का व्यू दे रही हैं, कि हमारे पास जस्ट बेसिक एंटिटी डॉग है। अब डॉग की फर्दर टाइप्स हैं, डॉग के कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेटे इन सब चीज़ों को जब आपस में रिलेट किया जाता है, तो इनका एक रिलेट करने के साथ साथ जब इनमें रिलेशनशिप बनाया जाता है और इनको एक प्रॉपर शेप में लाया जाता है, तो ये हमारे पास एक सिमेंटिक नेटवर्क जनरेट हो जाता है। जी बेटे, मरियम एंड कायनात, बेटे यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है? बेटे ये सिमेंटिक नेटवर्क जो है वो एक डॉग का है, इसी तरह ह्यूमन का भी बन सकता है। ह्यूमन के करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ह्यूमन जो है वो किस तरह के हैं, साइज कलर में चेंज है, लाइक डिफरेंट एरिया से है। मरियम आपको कोई कन्फ्यूजन है? नो मैम,
क्या ऑल क्लियर है? ओके जी। नहीं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास मॉडल्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ फ्रेम्स आ जाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज इन डेटा स्ट्रक्चर, स्लॉट्स इन स्ट्रक्चर, इंस्टेंशन, लाइक इस तरह से इसको मैं सिंपल वर्ड में बेटा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर जो प्रीवियस हमने देखा लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिमेंटिक नेटवर्क, तो बेटा यहाँ पर हमने उस सिमेंटिक नेटवर्क को एक इस तरह से कह लें कि फ्रेम्स में ऑर्गेनाइज कर दिया है। ठीक है, और इस फ्रेम्स में हमारे पास लाइक एंटिटी जो है वो डॉग है, एंड देन फर्दर बेटा इसकी जो सब टाइप्स हैं, सब रिलेशंस हैं, उनको अभी हम वन बाय वन फ्रेम्स की फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जिस तरह से हमारे पास डॉग है, एक एंटिटी है, उसमें फिक्स चीज़ क्या है, सब डॉग में फिक्स पॉइंट क्या होगा, 4 लेग्स होंगी। ठीक है, एंड देन उसकी डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो ऑलरेडी हर डॉग में होती हैं, तो बेटा उसमें क्या आएगा, डाइट आ जाएगी, कॉर्निवोर्स जो कि डॉग के लिए स्पेसिफिक डाइट यूज़ की जाती है, एंड साउंड इज़ बार्क के कुत्ता भौंकता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, और फिक्स क्या पॉइंट है हमारे पास, लेग्स हैं कि डॉग की 4 लेग्स हैं। इसी तरह से बेटा हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आ जाते हैं कि लाइक डॉग जो है वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, लाइक डॉग की टाइप्स में, या डॉग डॉग जो है आपस में वेरी कर सकते हैं, चेंजेबल हैं, तो ऑब्वियसली साइज़ एंड कलर जो है वो हर डॉग का चेंज हो सकता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट जो कुली है वो डॉग की एक टाइप है, और बाय लाइक उसमें भी हमने उसको फिक्स बाय डिफ़ॉल्ट एंड वेरिएबल, उसकी भी जो चीज़ें हैं वो हमने उसके अकॉर्डिंग डिफ़ाइन की हुई हैं। तो बेटा आपके पास ये जो सिमेंटिक नेटवर्क है, इससे फर्दर आप नंबर ऑफ फ्रेम्स बना सकते हैं। जी बेटा, जो आपके पास फिक्स्ड एट्रीब्यूट हैं वो आ सकते हैं, लाइक फिक्स्ड एट्रीब्यूट कौन से हैं, डॉग की आइज़ हैं, नोज़ है, एंड देन टेल है, लाइक इस तरह से भी आपके पास फिक्स चीज़ें आ सकती हैं। एग्जैक्टली मरियम, आपके पास ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। एंड देन डॉग्स की डिफरेंट जो है वेरिएबल्स, चेंज चीज़ें जो हैं वो भी आप लाइक ये बेटा आप फ्रेम बना रहे हैं डॉग्स का। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास शिप डॉग था, तो बेटे यहाँ पर आप फर्दर जो है वो शिप डॉग का फ्रेम बना सकते हैं। इस तरह से फर्दर आपके पास कुली है, कुली का ऑलरेडी बन चुका है, हाउंड है। इस तरह से आप एक सिमेंटिक नेटवर्क से मल्टीपल फ्रेम्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, और ये सारे फ्रेम्स बनाने का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना एक डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ताकि उसको अंडरस्टैंड जो है ना वो इजीली किया जा सके। तो बेटे इन सब चीज़ों का मेमोरी से रिलेशन ये है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब आपने चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है, तो बेटा उसमें कुछ ना कुछ हम रिलेशन बना के उसको स्टोर करते जाते हैं, एंड देन जब हमने उसको रिकॉल करना होता है ना, तो बेटे वो बड़ी आसानी से जो चीज़ें हैं वो रिलेट करती जाती हैं। लाइक आप कोई किसी चीज़ को रिकॉल करना चाहें, तो आप उसको इंटर रिलेट करते 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 फाइनल अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही मकसद है हमारे फ्रेम्स बनाने का, और सिमेंटिक नेटवर्क को बताने का मकसद यही है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास मॉडल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाते हैं, जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो बेटे स्क्रिप्ट जो है इसमें स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं मॉडल ऑफ स्टीरो, इसको बेसिकली जो हम कहते हैं स्टीरियोटिपिकल, मॉडल ऑफ स्टीरियोटिपिकल। बेटा स्टीरियोटिपिकल इसका मतलब ये है कि किसी ख़ास अंदाज में हमने अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किसी ख़ास अंदाज से किसी चीज़ को बार बार करना, इंस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू ऐड की जाती हैं। लाइक इस तरह से आप स्क्रिप्ट को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये जो आपके पास जैसे ही फर्स्ट वन चीज़ बेटा, जैसे ही आपके पास स्क्रिप्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन आए, तो आपने उसको बताना है कि इसको आप स्टीरियोटिपिकल, मॉडल ऑफ स्टीरियोटिपिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टीरियोटिपिकल का क्या मतलब है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको एक ख़ास अंदाज में किसी लाइक एक किसी डिफरेंट वे से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, किसी ख़ास अंदाज से किसी चीज़ को बार बार करना। एंड देन जो भी आपके पास नंबर ऑफ़ इंस्टेंस आ रहे होते हैं, तो बेटे उस नंबर ऑफ़ इंस्टेंस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू ऐड की जाती हैं स्क्रिप्ट में, उन सब चीज़ों को हम स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। बेटे मरियम एंड कायनात, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही, तो वो काइंडली फटाफट से पूछें। ओके जी। अच्छा बेटे, यहाँ पर जो आपका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, वो स्क्रिप्ट एक विजिट है वेट का, यानी वेट आपके डॉक्टर को कहा जा रहा है। ओके मरियम, मैं आपको असाइनमेंट के बारे में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। और बेटे यहाँ पर लाइक आपका डॉग इल है, एंड देन जो है आप वेट के पास जाते हैं, उसमें रूल्स क्या आएंगे, आप वेट के पास जाएंगे, वेट उसको एग्जामिन करेगा, वेट आपका डॉक्टर है। एंड देन वो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डायग्नोस करेगा एंड ट्रीट करेगा, एंड ऑनर ब्रिंग डॉग इन पे टेक आउट डॉग, एंड देन ऑनर जो है वो वेट को पेमेंट करेगा, एंड देन डॉग को लेगा और वापस आ जाएगा। ठीक है। एंड देन बेटे यहाँ पर सीन्स हैं कि अराइविंग एट रिसेप्शन, वेटिंग इन रूम, एग्जामिंग एंड पेइंग, ये आपके पास जो है ओवरऑल सीन क्रिएट हुए। एंड देन ट्रैक्स क्या है आपका, डॉग नीड मेडिसिन, डॉग नीड ऑपरेशन। तो जो भी आपके पास डायग्नोस होगा उसकी बेस पे जो है वो आपका ट्रीटमेंट, डॉग का ट्रीटमेंट होगा कि डॉग जो है उसको मेडिसिन की ज़रूरत है या उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। इस सब सिनेरियो के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा कि डॉग बेटर हो जाएगा, एंड जो आपका वेट है वो रीचर हो जाएगा। ऑब्वियसली जैसे ही उसके पास नंबर ऑफ जो है वो डॉग्स आएंगे, वो अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो ऑब्वियसली डॉक्टर जो है वो मनी रिसीव करेगा, तो वो रीचर हो जाएगा। ठीक है। एंड प्रॉप्स में आपके पास एग्जामिनेशन टेबल, मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट के जो भी आपने मेडिसिन जो है वो डॉग को देनी है, उन सब को आप एग्जामिन करते हैं और किस तरह से आपने उन सब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है। बेटे ये बड़ा सिंपल सा एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट फॉर अ विजिट टू दी वेट। ऑब्वियसली बेटे आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन लाइक आपने उसमें एंट्री कंडीशन जो हैं, और ये आपको अगर अगर तो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा मरियम बेटे, तो आपको ना एक सिनेरियो दिया होगा। जी बिल्कुल, नेम्स यही रहेंगे और अरेंज फॉर्म जो है ऐसे ही, लाइक एंट्री कंडीशन है, आपके रूल्स हैं, सीन्स हैं, ट्रैक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके एक स्क्रिप्ट का पार्ट हैं, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। लेकिन आपने जो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है एंड चीज़ों को जो निकालना है लाइक एक सिनेरियो में से, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है वो एक स्क्रिप्ट को राइट डाउन करते हैं। ऑब्वियसली आप इस सब चीज़ों को जो है अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सिनेरियो आप बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, मॉडल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास प्रोडक्शन रूल आ जाते हैं। तो बेटे प्रोडक्शन रूल में हमारे पास जो है प्रोडक्शन रूल सिंपली हम इसको ये कहते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम जो है इसमें करते हैं, लाइक प्रोसीजरल जो नॉलेज है उसको किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है, वो सब चीज़ें हम प्रोडक्शन रूल में जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास इफ़ देन की जो है वो कंडीशन यूज़ होती है। प्रोडक्शन रूल में क्या है, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। तो बेटे जो हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं, जो एक्शन हमने परफॉर्म करने हैं बेटे, वो या तो कोई कंडीशन हो सकती है जिसको हमने जिसके अकॉर्डिंग हमने एक्शन परफॉर्म करना है, या कोई एक्शंस हैं, एक्शंस रूल को हमने फॉलो करना है इसमें। ठीक है। लाइक कंडीशन में हम बेटे इफ़ देन एल्स की बात करते हैं, एंड सिंपल इफ़ एल्स की भी, इफ़ देन एल्स की भी बात कर सकते हैं। लाइक आपने प्रीवियस जो है वो इफ़ एल्स एंड इफ़ देन एल्स लाइक इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट पड़ी हुई होंगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें इफ़ देन को किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ डॉग इज़ वेगिंग टेल देन पेट डॉग। बेटे यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि अगर तो कुत्ता अपनी दुम हिला रहा है,
देन पेट डॉग मतलब कि वो हैप्पी मूड में है और आप उसके पास जा सकते हैं, आप उसको लाइक उसको प्यार कर सकते हैं, वो आपको कोई भी जो है वो खतरे वाली घंटी नहीं बज रही यहाँ पे, ठीक है। अगर तो दुम हिला रहा है ये उसकी कंडीशन है, एंड देन आप जो है उसके पास जा सकते हैं। एंड देन बेटा सेकंड एग्जांपल, इफ डॉग इज ग्रोलिंग मतलब गुस्से में है, गरज रहा है, देन रन अवे। देन आपके पास क्या एक्शन आपने परफॉर्म करना है कि वहां से भाग जाएं, रन अवे, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा जो है वो प्रोडक्शन रूल है। नेक्स्ट बेटा लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो बेटे यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हमें रिहर्सल करनी पड़ती है। जब एक इवेंट बार बार अकर होता है, बार बार चीज़ें एक्सरसाइज में आती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, मूव हो जाती हैं। देन बेटे टोटल टाइम हाइपोथेसिस आ जाता है। रिहर्सल करने में हमें कितना टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें जो जो हैं वो टोटल टाइम हाइपोथेसिस में एग्जिस्ट करती हैं। तो बेटे जितनी ज़्यादा आपकी रिहर्सल होगी, जितना आप उस चीज़ को जो है वो एक्सरसाइज में लेके आएंगे, उतना ही उन चीज़ों को रिटेन करना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। जितना काम आप एक्सरसाइज करेंगे, लाइक अगर आप कोई क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो बेटे उस क्वेश्चन को जितना लाइक अगर आपने उसको ज़ुबानी याद करना है, तो जितनी ज़्यादा अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार से उसको रिपीट करेंगे, तो बेटा आप उसको जब भी आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आप उसको बड़ी आसानी से एग्जैक्टली रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जस्ट एक दफ़ा रीड आउट करते हैं एंड देन आप उसको स्टॉप कर देते हैं, तो बेटा यहाँ पर जो आपका टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, तो मे बी उसमें से कुछ पॉइंट जो है वो आपको याद रह जाएं और बाकी पॉइंट जो है वो आप उसको स्किप कर दें। लेकिन यहाँ पर जितना टाइम आप लेंगे, उतना ही आप जो है वो अच्छी लर्निंग कर सकते हैं और चीज़ों को लॉन्ग टर्म टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एफर्ट आ जाती है। टाइम ज़्यादा लेंगे तो लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लर्निंग ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए बार बार रिपीट की जाती हैं, इन सब चीज़ों की रिहर्सल की जाती है। एंड देन बेटा लास्ट वन हमारे पास पॉइंट है स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड फेमिलैरिटी। बेटे जब आपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो आपने उसको इस तरह से स्टोर करना है लाइक इंफॉर्मेशन ईजियर टू रिमेंबर, कि आप उसको इजी जो है वो रिमेंबर कर सकें। लाइक आपने जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उनका जो रिलेशन है मीनिंगफुल होना चाहिए, उनके दरमियान में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि एक रिलेशन अगर बना हुआ है तो वो कहीं लाइक कोई रिलेशन है उसको कहीं और जाके आप जोड़ रहे हैं, और लाइक इस तरह से चीज़ों को जो कि प्रॉपर मीनिंग ना दे रही हो और प्रॉपर आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग ना दे रही हो, उन चीज़ों को रिकॉल करना जो है वो थोड़ा ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट होता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लाइक इस तरह से आपका जो डाटा है जो आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना चाह रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और उनमें फेमिलैरिटी होनी चाहिए, रिलेशनशिप एग्जैक्ट होना चाहिए, ताकि उसको रिकॉल करने में आसानी हो। जब भी हमने उसको रिमेंबर करना है, ईजिली हम उसको रिमेंबर कर लें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में फॉरगेटिंग पॉइंट आ जाता है। फॉरगेटिंग पॉइंट मतलब बेटा के लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो लाइक एज के साथ, जैसे ही एज ज़्यादा होना शुरू होती है, तो इंसान जो है वो भूलना शुरू हो जाता है, उसकी जो फॉरगेटिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है बेटा, जो हमारी हमने डिसिप्लिन दो रीड आउट किए थे ना HCI के, साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस, तो बेटा यहाँ पर जो है उन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि लाइक आप ह्यूमन ब्रेन को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन फॉरगेटिंग पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं। जिस तरह से हमारे बड़े हैं, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, एज ज़्यादा होने के साथ वो चीज़ों को जो है वो ज़्यादा फॉरगेट करना शुरू कर देते हैं, भूलने लग जाते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं हो रही होती, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से सम टाइम बेटा कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंसान भूलना शुरू कर देता है, और सम टाइम हमारा एज फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो है वो चीज़ों को भूलना जो है वो इंसान शुरू कर देता है, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो जो रिप्लेस होना शुरू हो जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास इंटरफेरेंस आ जाती है। तो बेटा इंटरफेरेंस में रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस आ जाता है और प्रो एक्टिव इनहेबिटेशंस आ जाती हैं। बेटे जो हमारे पास रेट्रो एक्टिव इंटरफेस है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है ना, वो रिप्लेस हो जाती है न्यू इंफॉर्मेशन से। ठीक है, लाइक जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं आप उनको भूलना शुरू कर देते हैं और उनकी जगह पे आप न्यू चीज़ों को गेन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस होगा आप उसको रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। एंड देन बेटा प्रोएक्टिव जो है इनहेबिटेशंस, हम ऐसी फॉरगेटिंग को कहते हैं कि जो कि आप खुद भूलना चाहते हैं। लाइक आपकी लाइफ का कोई इवेंट है जो कि अच्छा नहीं है तो आप उसको भूलना चाहते हैं, या आपकी किसी से लड़ाई हुई है, आप लाइक उस लड़ाई को भूलना चाहते हैं। लाइक खुद से आप जो है वो चाह रहे हो कि ये चीज़ आपके माइंड में ना आए, आप इसको फॉरगेट कर दें। तो बेटा उसके लिए हम प्रोएक्टिव इनहेबिटेशन का जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी का रिट्राइवल आ जाता है कि आप इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं एंड देन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्निशन होती है एंड देन आप उसको जो है वो रिट्राइव कर सकते हैं। जी बेटे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आई कायनात एंड मरियम, तो बेटे फटाफट से बताएं, हम उसको डिस्कस कर लें। जी बेटा, ऑलमोस्ट आपकी एचसीआई में सारी चीज़ें हैं ना, चीज़ें जो है ना वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। बस आपने इसको गो थ्रू एक दफ़ा करना है खुद से, ताकि आपकी पेपर की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। बाकी ये बहुत आसान चैप्टर है आपका, ओवरऑल सब्जेक्ट ही बहुत आसान है। एंड देन बेटा हमारे पास इंशाल्लाह मरियम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आ जाती हैं जनाब थिंकिंग। थिंकिंग मतलब सोचना। अब थिंकिंग का जो टॉपिक है उसमें फर्दर हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा जी बेटे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थिंकिंग की। तो बेटा थिंकिंग जो है इसका भी बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, लाइक थिंकिंग पे जब आप फोकस करते हैं तो बेटे आपके पास दो तरह के जो है ना वो लोग आते हैं। लाइक एक ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी एक पॉइंट को लेकर क्रिटिकली इन डेप्थ जाते हैं। तो बेटा वो थिंकिंग हमारे पास क्या होते हैं, लाइक इस तरह के जो पर्सन है जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, इन डेप्थ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओवर थिंकर हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि लाइक कुछ अकर हुआ है, कुछ टाइम के लिए वो जो अकरेंस है वो इफ़ेक्ट करती है एंड देन वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं एंड देन फर्दर मूव आउट करते हैं। तो बेटे इसको हम कहते हैं लेस ओवर थिंकर। लाइक इनको ओवर थिंकर हम कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारी दो तरह की जो है जो है थिंकिंग आ जाती है। एक ओवर थिंकर आ जाती है और एक नॉर्मल जो है वो हमारे पास पर्सन आ जाते हैं जो कि थिंकिंग करते हैं। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास रेंज ऑफ पर्सनैलिटी आ जाते हैं। लाइक
रेंज जो है हमारे पास आ गई है ओवर थिंकर्स की और नॉर्मल जो हमारे पास थिंकिंग लेवल है वो, इसको देखते हुए हमने सॉफ्टवेयर को फाइनलाइज करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, ताकि इस रेंज में पीपल्स को इंटरफेरेंस जो है वो सूटेबल लगना चाहिए। थिंकिंग बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए इंटरफेस बनाना होता है, ताकि जो हमारा इंटरफेस है वो यूज़र पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडेबल हो, ईज़िली ह्यूमन जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर अब हम इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कंपोनेंट ऑफ थिंकिंग की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कंपोनेंट ऑफ थिंकिंग है वो क्या है, हमारी नॉलेज है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, नॉलेज है, आप देन यू कैन गो थ्रू, लाइक आप नॉलेज के ज़रिए कुछ गेन करते हैं एंड देन आप जो है उस पर कुछ ना कुछ जो है उससे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, नॉलेज बेस पे, लाइक आप किसी एक पॉइंट के बारे में सोचते हैं एंड देन आप उसको फाइनलाइज करते हैं एंड देन उसको मैनिपुलेट करने के बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो बेटे ये सब किस बेस पे हो रहा होता है, आपकी नॉलेज की बेस पे हो रहा होता है। अगर आपके पास नॉलेज ना हो तो आप नॉलेज के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर थिंकिंग में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेटा रीजनिंग जो है वो हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं, और वो तीन तरीके कौन से हैं, डिडक्शन, इंडक्शन एंड अबडक्शन। ये तीन जो है वो बेसिक स्टेप हैं जिनको अभी हमने फर्दर स्टडी करना है। तो बेटे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की। तो बेटा डिडक्टिव रीजनिंग सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, तो बेटा आपके पास नॉलेज है और उस नॉलेज पर बेस करते हुए आप कुछ इन्फर करने की कोशिश करते हैं, कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। रीजनिंग क्या है, आपके पास कुछ नॉलेज है, आप उस नॉलेज की बेस पर कुछ कंक्लूड करते हैं। ठीक है, कुछ भी कंक्लूजन लेके आते हैं, लाइक आप कोई स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी आपने सुनी, आपके पास नॉलेज आया एंड देन आप उससे कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग जो है वो कंक्लूड करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है। तो बेटे सबसे पहले हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, लॉजिकली जो हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ड्राइव लॉजिकली नेसेसरी कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस के। एक प्रीमिसेस जो आपको गिवन होते हैं, उन प्रीमिसेस में रहते हुए आपने लॉजिकली कुछ कंक्लूड करना है। तो बेटे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ इट इज़ फ्राइडे, कि अगर आज फ्राइडे है देन शी विल गो टू वर्क, देन वो काम के लिए जाएगी। ठीक है, लाइक ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है। अब बेटा इसमें डिडक्टिव रीजनिंग किस तरह से होगी, कि जैसे ही मेरे पास ये स्टेटमेंट आएगी इट इज़ फ्राइडे देयरफॉर शी विल गो टू वर्क, तो मैं यहाँ पर क्या कंक्लूड करूँगी कि आज फ्राइडे है तो वो काम के लिए जाएगी, या लाइक दिस, इस तरह से शी विल गो टू वर्क। ठीक है, लाइक मेरे पास एक स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट से मैंने जो है वो क्या कंक्लूड किया है, तो लास्ट वाला जो मेरे पास पॉइंट है ये मैंने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि देन शी विल गो टू वर्क, अगर फ्राइडे है तो वो काम के लिए जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली मेरे माइंड ने ये चीज़ जो है वो क्लिक कर ली कि मैंने ये स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी अपने माइंड में, अपनी नॉलेज में है, मेरे नॉलेज में ये चीज़ कि अगर फ्राइडे है तो वो काम पर जाएगी। तो जैसे ही मेरे पास इट इज़ फ्राइडे स्टेटमेंट आई कि इट इज़ फ्राइडे, देन मैं उससे क्या कंक्लूड कर लूँगी कि देन शी विल गो टू वर्क। बेटा इसी तरह से एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, लाइक इफ़ इट इज़ संडे देन ही विल वॉच मूवी, कि अगर आज संडे है देन वो ही विल वॉच मूवी, कि वो मूवी देखेगा। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या आएगी, इट इज़ संडे, इट इज़ संडे, इट इज़ संडे क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगी हमारे पास, हम उससे क्या कंक्लूड कर लेंगे, देयरफॉर ही विल वॉच मूवी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा परफेक्टली वैलिड डिडक्शन रीजनिंग हम कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लाइक ये जो हमने जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है बेटा, ये हमने एक स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए डिडक्टिव रीजनिंग की है। ठीक है, और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है, इट इज़ फ्राइडे, देन फौरन से मैंने उसका जो है वो क्या इन्फर किया है, क्या कंक्लूजन की है, देन शी विल गो टू वर्क। ठीक है, ये मैंने अपनी स्टेटमेंट पे नॉलेज पे बेस करते हुए मैंने उसको कंक्लूड कर दिया है। अभी जो मैंने बात की कि अगर संडे है देन ही विल वॉच मूवी, एंड देन नेक्स्ट मैंने जब इसकी डिडक्टिव रीजनिंग बनानी है तो बेटे वो मैं किस तरह से बनाऊंगी, इट इज़ संडे, देन मैं उसका जो है इनफर ऑटोमेटिकली जनरेट कर लूँगी, देयरफॉर ही विल वॉच मूवी। तो बेटा ये जो है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट परफेक्ट एंड वैलिड डिडक्टिव रीजनिंग हो रही है। ठीक है, परफेक्ट एंड वैलिड डिडक्टिव रीजनिंग। जी बेटा, यहाँ तक आपको डिडक्शन में कोई प्रॉब्लम है? ओके, अब बेटे जो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग जो है ना, इसको हम पुअर रीजनिंग में कंसीडर किया जाता है कि ये ना बहुत ही पुअर टेक्निक है। तो बेटे जो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है, इसको हम जो है वो पुअर रीजनिंग भी कहते हैं। इसको ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते इसी बेस पर, क्योंकि इट इज़ वेरी पुअरेस्ट रीजनिंग। बेटा पुअरेस्ट रीजनिंग क्या है कि यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट की वैलिडिटी आ रही होती है ना, वो एग्जैक्ट हमारे पास जो नेचुरल वर्ड है उसमें मैच समटाइम नहीं कर रही होती। लाइक जिस तरह से हमारे पास लाइक लॉजिकल कंक्लूजन नॉट नेसेसरली ट्रू। बेटा हमारे पास मीटिंग का टाइम बहुत कम है, लेस देन 1 मिनट, और इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। इट इज़ रेनिंग देन ग्राउंड इज़ ड्राई। तो बेटा ये स्टेटमेंट जो है इसके अकॉर्डिंग हम अगर ये बनाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग तो ये वैलिड है, लेकिन ये हमारे नेचर को जो है वो ट्रूली जो है आइडेंटिफाई नहीं करती। अकॉर्डिंग टू हमारा नेचर ये जो है वो गलत हो गई है कि जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली ग्राउंड जो है वो वेट होगा, ड्राई नहीं होगा, ग्राउंड जो है वो गीला होगा। तो यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग ठीक हो रही है, लेकिन जो हमारी एक ग्राउंड ट्रूथ है वो यहाँ पर जो है वो फॉल हो रहा है। दैट्स वाई हम डिडक्टिव रीजनिंग को पुअर रीजनिंग कहते हैं। तो बेटे यहाँ तक आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको बेटे कोई पॉइंट कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जी मरियम एंड कायनात।